Hello friends, welcome to ProTalent and this is our score booster module for legal knowledge, module number 9. I'm sure all of you must have enjoyed this module. So far we have covered some around, you can say 200 questions. Okay, पहले दो मॉड्यूल में हमने 50-50 क्वेश्चंस कवर करे थे. उसके बाद 6 मॉड्यूल में we have covered some around 20 questions per module. Here I am bringing one more module with 20 questions. काफी अच्छी तरीके से आपको ये पूरी लीगल नॉलेज की जानकारी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी. एंड मेरा मानना है दैट गोइंग थ्रू दिस लीगल नॉलेज क्वेश्चंस विल गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज. ये लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस एआईएलटी के एग्जाम के लिए आपके लिए बूंद साबित होंगे. बून का मतलब क्या, फटाफट बताइए. बून एक तरीके से वरदान और एक तरीके से काफी अच्छी चीज आपके लिए रहेगी. सो इन क्वेश्चंस के अंदर अब धीरे धीरे थोड़े से भारी क्वालिटी के क्वेश्चंस आना चालू होंगे. पहला सवाल, फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यू मे आस्क सर विल दे गो टू दैट एक्सटेंट. मोटे मोटे तौर पे नहीं, पर जानने में क्या ही हर्ज है. ठीक है, कौन से सेक्शन के मुताबिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन के मुताबिक फ्री कंसेंट डिफाइन किया गया है. दैट इज यू कैन से सेक्शन नंबर 14. किससे डिफाइन करा गया? सेक्शन नंबर 14. आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. नीचे में से कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाएगा? अ विशिएटेड कंसेंट, एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अ सेन स्टेट ऑफ माइंड इन एन इनसेन पर्सन एंड ऑल ऑफ द अबव. अब एक एक करके समझते हैं. व्हाट इज विशिएटेड कंसेंट? विशिएटेड कंसेंट का मतलब होता है अ कंसेंट which has come out of a mistake or a coercion, or you can say some kind of, you can say, problem or fear. Okay, so vitiated consent may be a ground for asking a contract to be void, but it does not necessarily, you can say, make a contract void. Okay, अपने आप में उस कॉन्ट्रैक्ट को वो void नहीं बनाएगा. There has to be a proof needed. Okay, so vitiated consent may not be an answer. Unlawful object बिल्कुल दौड़ेगा. ओके, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग. ओके, रिमेंबर विशिएटेड कंसेंट मे मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. ओके, सो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि भैया मुझे इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं करना है. दैट इज प्रीटी मच ओके, बट इट इज नॉट मेकिंग इट वॉइड. व्हाइल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट is definitely sane state of mind in an insane person. जब इंसेन आदमी है और उस समय पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वो सेन है, तो भैया वो सेन है. Then we don't worry about anything else. So answer has to be Bombay. That is unlawful object. That is which of the following shall make a contract void. That is called, you can say, unlawful object is the answer. Coming to question number 3, it says which of the following is not an insurance intermediary. इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के में नीचे में से कौन नहीं है? पहला, ओके, इंश्योरेंस ब्रोकर. अब सवाल कौन है? इंटरमीडियरी. हु आर इंटरमीडियरी? सो दिस इज अ पार्टी. दैट मीन्स यू आर देयर, यू वांट एन इंश्योरेंस एंड देन देयर इज अ कंपनी, ठीक है, जो इंश्योरेंस देती है. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी आएंगे उनको इंटरमीडियरी कहा जाएगा. सो इंश्योरेंस ब्रोकर आर द इंटरमीडियरीज? यस, बिकॉज दे आर द ब्रोकर्स. ठीक है, इंश्योरेंस सर्वेयर आर द इंटरमीडियरीज? यस, बिकॉज दे सर्वे, दे assess. Okay, so they survey the entire activity, and loss assessor, they assess the loss incurred by you. So all of them are insurance intermediary. Answer would be D. Okay, so I'm sure you know insurance is one of the very important aspect of commercial law, और वो लॉ के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से गवर्न होता है. क्वेश्चन नंबर 4, कमिटी ऑन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ and its codification is also known as. ठीक है भाई, ध्यान रहे, there is a committee on progressive development of international law. इंटरनेशनल लॉ को आगे बढ़ाने के लिए there is a special committee which is being framed and they are codifying it. It is popularly known as Committee of 17. क्या बोलते हैं इसको?
Committee of 17. Now some of you must be knowing for this first time what is this Committee of 17. Okay, so फटाफट मैं एक बार बता देता हूं आपको कि Committee of 17 है क्या, पर मैं चाहता हूं कि आप उसको एक तरीके से विकिपीडिया पे जाकर देखें। ओके, चलिए बता देता हूं क्या है। So in 1962, United Nations formed a Committee of 17 which was working on प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो भी इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, कन्वेंशंस, ये सब बहुत ज्यादा साइन हो रहे थे उस समय पे, उनको कोडिफाई कैसे करना, उनको आगे कैसे बढ़ाना, ठीक है, उसके बारे में दे वर डिस्कसिंग। एंड दिस इज अ स्पेशल कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। कमिंग टू नंबर 5, by which resolution of United Nations General Assembly was International Law Commission established? Now this is an interesting question. इंटरनेशनल लॉ कमीशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ गया, कौन से रेजोल्यूशन के द्वारा? इट इज रेजोल्यूशन 174/11 के द्वारा ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो यू विल हैव टू टेल मी दैट वेयर इज दिस इंटरनेशनल लॉ कमीशन, who is the current chairman of this international law commission? Coming to question number 6, okay, it says Supreme Court of India laid down indicator for interpreting other authorities under article number 12 of Indian constitution. So I'm sure you know there is part 3 of our Indian constitution. Part 3 of Indian constitution took more than 38 days of debating in our, you can say, constituent assembly, जो करीबन you can say 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उनमें से स्पेसिफिकली 38 days were devoted for a debating on part 3. So what is a part 3 of Indian constitution? It is about what? It is about fundamental rights. Okay, and I'm sure you know that these fundamental rights are available against the constitution of India. Okay, so ये आर्टिकल नंबर 12 जो शुरुआत हो रही है पार्ट 3 की, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर you can say 35 के बीच में जो भी आर्टिकल्स है, they all are of part 3. Here article number 12 talks about the definition of a state. What is state is being discussed. Okay, that is legislature, judiciary when not doing a judicial function, ठीक है, executive and other authorities. Okay, now the question is who are these other authorities? ये other authorities क्या होती है? Other authorities are basically the authorities which are in a way you can say getting some funding by the government. ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट। कोई भी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनको पैसा मिल रहा है या दे आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉ और स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया है, सो दे आर कॉल्ड अदर अथॉरिटीज। और ये अदर अथॉरिटीज के इंडिकेटर कौन से केस के द्वारा डिफाइन करे गए थे? इट इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस के द्वारा उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कॉम्पैट? Okay, popularly known as COMPAT, it is called Competition Appellate Tribunal. Competition Appellate Tribunal, that is called COMPAT. Okay, similarly there is SAT. ठीक है, what is SAT? फटाफट बताइए मुझे SAT क्या होता है? ठीक है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, दैट्स कॉल्ड SAT। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आते हैं। सो दिस इज कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, Parliament can legislate on state matter in national interest under which particular article? Remember, Parliament, that is a central government. Bharat is a quasi-federal state. I'm sure you are aware about this. भारत कैसा स्टेट है? क्वासी फेडरल। और आपको पता होगा कि भैया पार्लियामेंट अपने सेंटर लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। देयर इज अ स्टेट लिस्ट एंड देन देयर इज अ concurrent list. Okay, ठीक है, but center, because we have a quasi federal, not a fully federal, and we have a unitary bias. ठीक है, unitary bias, which means center can legislate on state, ठीक है, in the matter of national interest under article number 249 of Indian Constitution. Okay, so this is very important part. Coming to number 9, what provisions, okay, of Indian Constitution guarantees प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ? बहुत ही मजेदार है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ
कोई भी क्रिमिनल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ previous date. So article number 20 talks about, you can say, protection against, you can say, any problems, and that is generally on the accused people as well as on convicted people. ओके, कन्विक्टेड पीपल. क्या क्या बोला इन्होंने? ये आर्टिकल नंबर 20 के मुताबिक इन्होंने बोला नो पोस्ट फैक्टो लॉ. ओके, नो पोस्ट फैक्टो लॉ, that is very important. Number 2, no double jeopardy. No double jeopardy. I'm sure you are aware about this. If you are not, then please make sure अभी के अभी इसको सर्च करिए और समझिए. And then the next is called, you can say, no self incrimination. Okay, no self incrimination. ठीक है, this is how the three important things are being discussed in article number 20. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है that against which article this no ex post facto law, sorry, this is no ex post facto law from a previous, you can say, things, it will not be applicable. This is article number 21. Okay, article number 21. Coming to number 10, pick the odd one out with respect to article 19(2) of the Indian Constitution Act. Odd one out क्या है? Now article number 19(2) provides what? It is article number 19 in broader sense is about freedom. Okay, ठीक है. अब ये फ्रीडम के एंगल से अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें सबके लिए लागू पड़ती है? सो देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दैट मीन्स वो किसी का डिफेमेशन कर सकता है तो हम उसको रोक सकते हैं. देयर इज अ रीजनेबल, यू कैन से, रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल. पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करता है तो भी हम उसको रोक सकते हैं. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को इंपैक्ट करता है तो भी हम उसको रोक सकते हैं. सो ऑल दिस आर द ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. किसके लिए ग्राउंड है भैया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, समथिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. सो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट. सो सवाल ये पूछा था विच वन इज ऑड वन आउट. ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्मुलेटेड द टेस्ट ऑफ ब्लैंक for the purpose of interpreting other authorities under article number 12. अभी हमने देखा that article number 12 defines what is state. Okay, what is state, and therefore the question becomes little easy. Okay, ये बोला जाता है कि उन्होंने कौन सा टेस्ट दिया. Okay, so they provided a test of instrumentality of the state. That means state कौन बनेगा, who will become the instrument of a state. Okay, so define करना है कि भैया एक स्कूल है, that is a private school, whether that will be a state or not. Okay, अब वो डिफाइन किया जाएगा ऐसे कि अगर स्टेट ने अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंटल बनाया है तो वो प्राइवेट स्कूल भी स्टेट मानी जाएगी. That is the meaning here, and thereby answer would be B, that is a test of instrumentality of a state. That is a test provided in article number 12. Okay, coming to question number 12, which of the following is not state for the purpose of article number 12 of Indian Constitution? कौन state नहीं है? Okay, so number 1, Board of Control for Cricket in India, BCCI, is that a state? Okay, that is a big question. Number 1. Number 2, cinema hall organizers, ठीक है, are they state? और ONGC is a state or none of this? ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके समझते हैं. ONGC. Now ONGC is basically government funded body and thereby they are state. Okay, so this will fall under a state, so this is perfectly right. Cinema hall organizers. Who are cinema hall organizers? Cinema hall organizers are the people who are, you can say, portraying certain films. Can they show any kind of films? No, the films have to be shown which have a proper certificate. So they are instrumental of a state. They are instrument of a state. While BCCI is a private body in our country. हालांकि क्रिकेट को बचाने के लिए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, उन लोगों ने काफी मेहनत करी और अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ दैट आरटीआई में बीसीसीआई को डाल दिया. सो दैट्स अ
public body, but in a way, in terms of constitution, BCCI is not a state. So answer would be BCCI. Okay, chali, great. Coming to question number 13, which of the following statement is not true about intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुताबिक नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, पेटेंट्स आर इंक्लूडेड इन आईपीआर। आईपीआर में पेटेंट आते हैं? अरे बिल्कुल आते हैं। क्या क्या आता है आईपीआर में? पेटेंट, कॉपीराइट, ओके, ट्रेडमार्क्स, देन यू हैव जीआई टैग्स, ये सब आता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. Number 2, intellectual property law is the law of evidence pertaining to patent and determine the validity. So IPR is not basically law of evidence, okay, but it is a law of property. Okay, it is not law of evidence. So ये गलत हो जाएगा. All copyrights are registered for a certain period of time. परफेक्ट है, कॉपीराइट्स आर रजिस्टर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. Coming to number 14, it says standing committee to recommend amendment to section 66A of IT Act 2000 was headed by whom? Now this was little old question, ठीक है, पर फिर भी एक तरीके से देखें तो काम का बन सकता है. स्टैंडिंग कमिटी, ओके, ऑन सेक्शन 66A. आपको पता होगा IT Act 2000 का जो सेक्शन 66A है उसको अभी हमने अनटेनेबल बोल दिया एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये बराबर नहीं है क्योंकि वो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और इसकी वजह से हमने उसको अनटेनेबल बोलकर निकाल दिया. पर जब ये लागू कर रहा था तब उस समय पे स्टैंडिंग कमेटी किसकी थी? पी करुणाकरन इज द आंसर. कमिंग टू नंबर 15, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ जस्टिस JS वर्मा कमेटी? ओके, जस्टिस JS वर्मा कमेटी में नीचे में से कौन उनके मेंबर नहीं थे? दैट इज मिस्टर मुकुल रोहतगी. मिस्टर मुकुल रोहतगी वाज अर्लियर यू कैन से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अभी कौन है अटॉर्नी जनरल? फटाफट बताइए. और आपको यह भी बताना है जस्टिस JS वर्मा कमेटी भारत के सबसे फेमस परेशानी वाले केस के साथ ये कनेक्टेड था. तो आप बताइए ये जस्टिस JS वर्मा कमेटी किसके लिए लगाई गई थी? कमिंग टू नंबर 16, Constituent Assembly of India met for the first time on which particular date? Constituent Assembly for the first time met on 9th December 1946. If you know it was established in 1946, so आपके लिए ये आंसर बहुत इजी था. तारीख भले पता नहीं हो, ईयर पक्का पता था. So that way this is easy. Coming to number 17, the historic day on which the basic structure doctrine of Indian Constitution was adopted is. Now this basic structure doctrine was basically adopted in केशवानंदा भारती case. ओके, केशवानंदा भारती के केस के द्वारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो भी बदलाव करना चाहे आप बदलाव कर सकते हैं. दैट इज अमेंडमेंट कैन बी मेड, बट those amendment has to you can say just fair and you can say एक तरीके से इक्वल होना चाहिए. और उस लॉजिक के द्वारा ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डेवलप किया गया था. और इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इन्होंने 24 अप्रैल 1973 दैट्स अ केशवानंदा भारती केस के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन आवर इंडिया? फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है? Right to freedom of speech and expression, fundamental right? Yes. Right to equality? Yes. Right to privacy? Is it? Under which article? Article number 21 का interpretation is right to privacy. ठीक है, so answer हो जाएगा आपका none of this. Coming to question number 19, injury caused by negligent throw of a ball shall come within the ambit of which of the following? ओके, सो ये किस में आएगा? पहला बोला है मेलफिसेंस, ठीक है, और मिसफिसेंस और नॉन-फिसेंस एंड डिफर्स फ्रॉम केस टू केस. ओके, नाउ व्हाट इज अ मेलफिसेंस? एक गलत इंटेंशन होना. ओके, सो दिस इज इंजरी कॉज्ड बाय नेग्लिजेंट थ्रो ऑफ बॉल, सो देयर इज नो इंटेंशन. सो मेलफिसेंस मतलब कुछ गलत करना. फिसेंस मतलब करना कुछ, ठीक है. मेलफिसेंस इज गलत इंटेंशन से करना. मिसफिसेंस दैट मींस आपसे कोई गलती हो जाना,
which is okay. Non-feasance, that means not doing it, okay, and differs from case to case basis. No, answer would be B, that is called galti hona, and thereby it will fit under tort. ओके, मेलफिसेंस होता तो किधर पहुंच जाता ये क्राइम, बिकॉज वहां पे क्या आता है आपका इंटेंशन. ओके, सो याद रखिएगा ये. कमिंग टू नंबर 20, इट सेज थियोरी ऑफ नेचुरलिज्म फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल लॉ is propounded by whom? It is propounded by one of these gentlemen. 2 मिनट में बताता हूं, पहले समझते हैं कि what is this theory of naturalism. So theory of naturalism ये बोलता है that in the international law all countries are believing that all human beings and all events have occurred in the universe, they are based on scientific nature. That's the meaning of theory of naturalism. It says they are natural occurrences. Okay, ठीक है. So this is how the international law believes. और ये theory किसने दी थी? ग्रोटियस ने दी थी, and he gave this idea of theory of naturalism. Okay, so ये टोटल 20 क्वेश्चंस हमने देखे. दे वर लिटिल हैवी, ठीक है, पर बिलीव मी वो आपको बड़ा फायदा करेगा. एआईएलटी में आपको बिल्कुल मदद कर लेगा. सो इसको अच्छे से गो थ्रू करना भूलिएगा मत. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल, बट डू नॉट मिस आउट टू टेक दिस फ्रॉम protalentdigital.com. protalentdigital.com से आपको ये पूरी की पूरी सपोर्ट सर्विसेज मिल रही है. सो उसका भरपूर यूज करिए. आप किधर दूर दूर बैठे हो फिर भी आप ये पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं. अब कोई भी स्टूडेंट क्लैट की तैयारी से वंचित नहीं रहेगा, ना उसको परेशानी होगी कोई भी तरीके से. ओके, सो दिस विद दिस आइडिया वी आर गिविंग ऑल दिस कंटेंट टू यू. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.